अच्छा, आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? दाल फ्राई या दाल मखनी? मेरी फेवरेट तो दाल मखनी है, और वो मेरी इतनी ज्यादा फेवरेट है कि हर रोज घर में चाहे दोपहर हो या शाम हो एक यही दाल बनती है। और तो और जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं ना, तो भी यही दाल ऑर्डर करते हैं। मेरी फेवरेट जो है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे घर वाले एक ही दाल खा खा के बहुत पक गए हैं, बट आई कांट हेल्प। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। नहीं करते? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि दाल में नहीं करते हो, बट इन्वेस्टमेंट्स में तो पक्का करते होंगे। जैसे मैं बैंकर हूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरी बैंकर फ्रेंड भी ना इस तरह की शौकीन थी। अब जैसे हमारी बॉडी को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट, ताकि हम अपना हेल्थ रिस्क को कम कर सकें। उस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में भी हमें अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि हम पैसे खोने के रिस्क को कम कर सकें। अब मुझे डर था कि मेरी बैंकर फ्रेंड एक ही दाल की शौकीन बनकर एक ही जगह पे अपना बड़ा सा नुकसान न कर ले। तो मैंने सोचा कि चलो उससे मिलकर उसके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाए और उसको ये बताया जाए कि डाइवर्सिफिकेशन करके उसका रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। अब बैंकर तो बैंकर ही होते हैं, हर बात के लिए ब्रांच पे बुलाते हैं। एनीवेज, तो फिर उससे बात करने के लिए दूसरे दिन मैं उसकी ब्रांच में पहुंची तो पता है क्या बोलती है? टोकन लेके आओ। अरे मुझे बैंक में कोई काम नहीं है, तुझसे काम है। सॉरी, इधर टोकन के लिए मैं बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। टोकन लेके बहुत टाइम बाद मेरा नंबर आया और फाइनली मैं उससे मिली। अभी लंच टाइम हो गया है तो कल आना या फिर एक घंटे बाद। अरे मैं तेरे पर्सनल काम के लिए टोकन लेके 1 घंटे से वेट कर रही हूँ। लंच में डिस्कस कर लेते हैं ना। देख, वैसे मैं लंच टाइम पर किसी से बात नहीं करती हूँ, बट तू इतना इंसिस्ट कर रही है ना, तो फिर ठीक है। अच्छा, अब ये बता, तूने इक्विटी में कौन कौन से मार्केट में इन्वेस्ट किया है? एक ही तो है, इंडिया मार्केट। आई लव इंडिया। ओह, मतलब तुम सिर्फ दाल रोटी सब्जी चावल यही सब खाते होगी ना? पिज्जा बर्गर तो बिल्कुल नहीं खाती होगी, राइट? नहीं भाई, वो भी खाती हूँ। थोड़ा अलग अलग टेस्ट तो मिलना चाहिए ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रोटी सब्जी नहीं पसंद है। करेक्ट। तो फिर इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ इंडिया मार्केट का एक्सपोजर ही क्यों? बाकी कंट्री से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है ना। और सबसे बड़ी बात कि रिस्क भी बहुत कम हो जाता है, वो भी बिना रिटर्न इम्पैक्ट किए। हाँ, वो बात तो है। अब ये कोरोना के चक्कर में पता नहीं कब चीजें ठीक हों, शायद यूएस में ही जल्दी सब ठीक हो जाए। यू नेवर नो कि कौन सी कंट्री से ज्यादा अच्छा रिटर्न आ जाए, बट एटलीस्ट तुम रिटर्न्स के लिए एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट तो नहीं होना। ठीक है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स ना ग्लोबल फंड्स में भी कर ही देती हूँ। तेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे ग्लोबल फंड्स का? हाँ बिल्कुल, चल मैं तुझे कंप्यूटर पे दिखाती हूँ। तो ये है एग्जाम्पल फंड्स, जिसमें कुछ फंड्स ने यूएसए में इन्वेस्ट किया है और कुछ ने यूरोप में। अच्छा, अगर एशियन फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये चेक करो कि उस फंड में इंडिया मार्केट का कितना एक्सपोजर है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस फंड ने इस कंपनी में इसलिए इन्वेस्ट किया है ताकि उसको हांगकांग मार्केट का एक्सपोजर मिले। उस तरीके से उस फंड में बाकी कंपनीज भी चेक करो और ये देखो कि उसमें कि कौन कौन सी कंट्रीज का एक्सपोजर है और इंडिया मार्केट का कितना एक्सपोजर है। अगर इंडिया मार्केट का एक्सपोजर ज्यादा है तो वो फंड अवॉइड करो, क्योंकि इंडिया में जो तुमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन पर आते हैं। अब ये बताओ कि तुमने कोई बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्या? नहीं भाई, मैंने अपने बैंक का कोई भी शेयर नहीं खरीदा है। स्मार्ट हो। अच्छा, ये बताओ कि म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट किया है? एक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में और दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में। ओह, दोनों ही फंड में तुमने बैंक का एक्सपोजर ज्यादा लिया है, जबकि तुम खुद बैंक में काम कर रही हो। हाँ, एज अ बैंकर मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर में आज की डेट में क्या क्या हो रहा है वो सब मुझे पता होता है। मतलब तुम एक ही दाल की शौकीन हो? रोज रोज सुबह शाम एक ही दाल खाना पसंद करती हो? नो, मैं एक दाल नहीं खाती। आई गेट बोर्ड ऑफ इट। अलग अलग फ्लेवर तो चाहिए ना। तो फिर बैंक सेक्टर में ही क्यों इन्वेस्ट किया? बाकी के दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकती हो ना। अच्छा, तुम्हें ना एक बैंक के एम्प्लॉय का किस्सा बताती हूँ। तो ये वो एम्प्लॉय था जो अपनी कंपनी से बहुत प्यार करता था, तो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसकी बैंक का ग्रोथ हो। अब बैंक का ग्रोथ होगा तभी तो उसकी सैलरी का भी ग्रोथ होगा और उसको प्रमोशन भी मिलेगा। यहाँ तक तो बात सही थी, बट उसने एक गड़बड़ कर दी, और वो ये थी कि उसका सेविंग्स भी उसने उसके बैंक के शेयर्स खरीदने में लगा दिया, क्योंकि उसको लगता था कि भाई बैंक की सब चीजें मुझे पता है, बैंक बहुत अच्छी चल रही है, उसके अंदर बाहर की सब चीजें मुझे पता है। बस यही कॉन्फिडेंस उसको भारी पड़ गया। बाद में जब बैंक खुद ही मुसीबत में आई, एक तरफ तो उसकी जॉब चली गई और दूसरी तरफ जो सेविंग्स उसने बैंक के शेयर खरीदने में डाली थी वो भी डूब गई। हाँ, बट मैंने मेरी बैंक के कोई भी शेयर्स नहीं लिए हैं।
तुम्हारा एज अ सैलरीड एम्प्लॉय बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी बहुत एक्सपोजर है, प्लस तुमने जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसमें भी बैंकिंग सेक्टर का ज्यादा एक्सपोजर है। कोई भी बड़ा बैंक फेल हुआ ना तो उसका इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है, और तुम तो डबल एक्सपोजर लेकर बैठी हुई हो। बट मुझे समझ में नहीं आया कि एक्सपोजर ज्यादा कैसे है, तो मुझे इस फंड की फैक्ट शीट में बताना। हाँ बिल्कुल, चल मैं तुझे कंप्यूटर पे दिखाती हूँ। जैसे मान लो तुमने 1 लाख दोनों स्कीम में इन्वेस्ट किया है। बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड की स्कीम में बैंक में 65.9% का एलोकेशन है और फाइनेंस में 20.42% का। सो टोटल इज 86.32%। मतलब आउट ऑफ 1,86,320 का एक्सपोजर सिर्फ बैंक और फाइनेंस सेक्टर में ही है। दूसरा फंड है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें बैंक में 22.42% का एलोकेशन है और फाइनेंस में 5.06% का। सो टोटल हुआ 27.48%। अब तुम्हारा 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में 27,480 इस सेक्टर में एलोकेटेड है। सो टोटल 2 लाख में से 1,13,800 तो सिर्फ इसी सेक्टर में इन्वेस्टेड है, जो कि 56.9% होता है। और हाँ, इसमें तुम्हारी सैलरी जो बैंक से आती है वो तो मैंने काउंट भी नहीं किया है, तो हुआ ना रिस्की। बट रिस्क कम किया तो रिटर्न कम नहीं हो जाएगा। मजे की बात तो यही है ना कि डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है पर रिटर्न पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। ओह वाओ, फिर बताओ ना कि रिस्क कैसे कम करें। तो सबसे पहले इस स्कीम से अपने फंड विड्रॉ करो और उस सेक्टर में डालो जो बैंकिंग सेक्टर से अलग है, जैसे कंज्यूमर्स और फार्मा। दूसरा, ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सिलेक्ट करो जहाँ पर बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कम है। जैसे मैं तुम्हें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फैक्ट शीट दिखाती हूँ। इसमें बैंक सेक्टर का एलोकेशन है 7.49% और फाइनेंस का है 5.41%। सो टोटल इज 12.9%, जो पहले की स्कीम में था 27.48%। तो ये उससे कम है। ओह, तो ये है असली डाइवर्सिफिकेशन। मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ इक्विटी, डेट और प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड है, बट आज पता चला कि इस टाइप का भी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है जिसमें रिस्क कम हो जाता है और वो भी बिना रिटर्न कम किए। यस, डाइवर्सिफिकेशन करो ताकि रिस्क कम हो जाए बट रिटर्न नहीं। और हाँ, लंच जल्दी खत्म कर दिया करो ना, लोग परेशान हो जाते हैं।